हम लोग जलवायु का लास्ट टॉपिक है जलवायु प्रदेश। जलवायु प्रदेश में सबसे पहले समान जानकारी के मतलब कुछ छोटा मोटा जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, जलवायु के बारे में तो आपको पता है कि भारत का जलवायु कैसा मानसूनी है, पहले भी बता चुके हैं। जलवायु का तत्व का मतलब होता है कि जलवायु का क्या मतलब है। जलवायु आप पाते होंगे, आप पेपर में पढ़ते होंगे, कहीं सुनते होंगे कि जलवायु परिवर्तन हो गया। सब लोग बोल देता है जलवायु परिवर्तन, लेकिन उसका मतलब क्या है? जलवायु का मतलब होता है तापमान और वर्षा, ये दोनों में परिवर्तन हुआ तो मतलब जलवायु का क्या हो गया? परिवर्तन। इसका क्या कारण है? हाल के दिनों में वैश्विक तापमान, भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो गया। उसके कई कारण हैं, प्राकृतिक कारक भी है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके कारण भी भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है। मानव जनित कारण में औद्योगिकरण तेजी से हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि हो रही है, ये है ना। इससे क्या भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रहा है। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का मतलब इन दोनों में क्या हो गया? परिवर्तन हो। पहले क्या था, इसमें क्या परिवर्तन? तापमान में परिवर्तन बढ़ रहा है। अब क्या गर्मी के दिनों में तापमान है तो ठीक है, चलेगा, लेकिन अगर इस समय शरद ऋतु है, शीत ऋतु है और उस समय भी तापमान अधिक रहे तो यह मान लेना कि जलवायु परिवर्तन है। वर्षा का एक समय होता है मानसून का। अभी मानसून का प्रवेश का समय हो चुका है बिहार में, नहीं करीब आ गए हैं, 15 तारीख है ना, 15 से 20, लेकिन अभी वर्षा नहीं हो पा रहा है। तो ये माना जाएगा कि जलवायु में क्या हो गया? परिवर्तन। वर्षा मतलब वो समय वर्षा होना जिस समय से नहीं होना, अनियमित होना, अनियंत्रित होना। अनियंत्रित का मतलब इतना न बारिश अपेक्षा से अधिक हो गया कि बाढ़ ला गया, तो भी क्या है? जलवायु में परिवर्तन। ओपन एक भूगोल वेता है, विद्वान है, उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण का आधार भी क्या बताया? तापमान, वर्षा। क्लियर हो गया? ओपन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण का आधार क्या है? तापमान और वर्षा। ये ऑप्शन में देखेंगे कि है कि नहीं। तापमान देगा, वर्षा दे देगा, ऋतु दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो आप इसको देखेंगे कि दोनों है कि नहीं। तापमान और वर्षा, जलवायु का तत्व तापमान वर्षा ही होगा। भारत का जलवायु का प्रकार मानसूनी। चलो लिखो। कोपेन के अनुसार जलवायु का 5 प्रकार है, ये जरूर याद रखना। पहले सबसे पहले पूछेगा कि कोपेन ने जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया, कितने प्रकारों में? 5। पहले तो ये बीपीएससी चलते चलते भी पूछ देता है, उम्मीद भी नहीं करोगे तो वहाँ कंफ्यूजन। पहले तो ये याद रखोगे कि कोपेन के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण 5। ठीक है, 5 प्रकार का। आप नाम सुने होंगे उष्णकटिबंधीय जलवायु, भारत में है ना। उष्णकटिबंधीय तो कल भी बताए थे कि जनवरी के समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस 2 भागों में विभाजित कर देता है, उष्णकटिबंधीय भारत को और ठीक। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु किसको कहते हैं? कई बार हम चर्चा कर रहे थे। तो उष्णकटिबंधीय जलवायु उसको कहते हैं जिसका वार्षिक औसत तापमान यानी एक वर्ष का औसत तापमान कितना डिग्री से अधिक हो? इसका मतलब है एक वर्ष का भारत का अगर तापमान निकाला जाता है तो वार्षिक औसत तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से भारत का अधिक होता है। इसलिए भारत कैसा कटिबंध में है? उष्णकटिबंध। क्लियर हो गया ना? उष्णकटिबंध का मतलब यही होता है कि वार्षिक तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से अधिक, सॉरी हाँ 18 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ लिख दिए थे, बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक। शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु किसको कहते हैं? शुष्क नाम सुना होगा। तो तापमान अधिक यानी इन दोनों का तुलना ये दोनों में तापमान अधिक हो और वर्षा कम होने तो क्या कहेंगे? शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु उसको कहते हैं जहाँ तापमान वर्षा की तुलना में तापमान अधिक और तापमान की तुलना में वर्षा कम, उसे शुष्क जलवायु कहते हैं।
अब शुष्कता का अर्थ क्या होता है? कम जहाँ शुष्कता होगा तो उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसको कोपेन ने एस से संकेत किया है। और अधिक जहाँ होगा तो वहाँ कैसा मरुस्थल? सिर्फ मरुस्थल का रहेगा, यहाँ डब्ल्यू। इसका मतलब है कि लद्दाख क्षेत्र शुष्क मरुस्थल है, ये इंडिकेट होगा। और थार डब्ल्यू से क्लियर हो गया ना? लद्दाख भी है मरुस्थल, जो शुष्क मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को। पढ़ाए कि नहीं? हाँ ठीक है। गर्म जलवायु किसको कहते हैं? जहाँ सबसे ठंडे महीने का, जहाँ किसी स्थान में ठंडे महीना में का औसत तापमान, महीना यहाँ है, ध्यान रखना, जो ठंडा का महीना होता है उस महीना जितना दिन ठंडा रहा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उस ठंडे महीने का औसत तापमान निकालता है तो 18 डिग्री सेल्सियस और -30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इसको क्या कहते हैं? गर्म जलवायु। हिम जलवायु, हिम मतलब बर्फ होता है। हिम जलवायु किसको कहते हैं? गर्मी महीने का औसत तापमान कितना, और ठंडे महीने का औसत तापमान, इसको क्या बोलते हैं? हिम जलवायु। और बर्फीली जलवायु, जहाँ सबसे गर्म महीने, यहाँ गर्म महीने है, यहाँ ठंडे महीने, यहाँ गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री से कम या अधिक, तो इसको कैसा जलवायु कहेंगे? बर्फीली जलवायु। क्लियर हो गया जलवायु का अर्थ? चलो लिखो। तीसरा है कि कोपेन के अनुसार जलवायु के प्रकार का वर्ण संकेत इंडिकेट किया है कोपेन ने कहा है कि अर्ध मरुस्थल को किससे? एस से संकेत दिया है। मरुस्थल को डब्लू, बड़ा डब्लू, बड़का डब्लू, बड़ी डब्लू अक्षर है ना। एफ पर्याप्त वर्षण, खूब वर्षा जहाँ। एम शुष्क मानसून वर्षण वन। छोटी डब्लू को शुष्क शीत ऋतु। एच को, छोटी एच है शुष्क और गर्म, और जी को गंगा का मैदान, और सी औसत तापमान 10 डिग्री से अधिक या अर्ध शीत ऋतु। अर्ध शीत ऋतु को सी से संकेत किया कोपेन। ठीक है, चलो देखो। कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु का प्रदेश समझिएगा, ध्यान से याद हो जाएगा। गोवा और दक्षिणी पश्चिमी तट 16 डिग्री अक्षांश जो है रेखा जो गुजरती है गोवा के निकट से, उसके दक्षिण को हम दक्षिणी पश्चिमी तट, इधर उत्तर पश्चिमी तट। क्लियर हो गया? तो गोवा और दक्षिणी पश्चिमी तट को हम AMW, जलवायु प्रदेश के AMW से संकेत करते हैं। AMW क्या है हम लिखाएंगे। AMW के लिए याद रखना, यहाँ लंबा लिखाएगा तो जगह नहीं है। तो AMW बड़की ए, बड़की एम, बड़की डब्ल्यू, ध्यान रखना, नहीं कि वहाँ दे देगा छटका एम घुसा देगा, बस तुम लोग तो वो AMW मार दो। बड़की ए, बड़की एम, बड़की डब्ल्यू है। क्लियर है ना? ये भी बड़की और छोटकी में ध्यान रखेगा, नहीं तो कंफ्यूजन। जैसे BPSC पिछले बार पूछा भंडारण से, ये पूछा उत्पादन से, ऑप्शन दिया भंडारण में, सब मार के एकदम सही कर दिया, तो ये गलती कराएगा। कुछ ऐसे चीजें होता है कि जानते हुए गलती, बस ध्यान से नहीं देखोगे तो, ध्यान से देखोगे। AMW बड़की AMW है, वो गोवा और दक्षिणी पश्चिमी तट। तमिलनाडु है यानी कोरोमंडल तट है AS। क्लियर हो गया? AS। अब आप इधर गुजरात, राजस्थान और पंजाब यानी पश्चिमी भाग, यानी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब। B बड़की B, बड़की S, छोटकी H, बड़की W लिख दिया। इसे संकेत किया गया है जलवायु प्रदेश को। थार मरुस्थल ये भी राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, लेकिन इसको स्पेशली आप तो उधर क्षेत्र में है, आपको तो आइडिया होगा। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में, इसको बड़की B, बड़की W, छोटकी H और W वाली जो ये है, कल यहाँ पे क्या कर दिया? HWS
कैपिटल जगह पे डब्ल्यू घुसा दिया। क्लियर हो गया। अब पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान और उत्तरी एमपी यानी उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान में यूपी बिहार आता है। पूर्वी राजस्थान एमपी का उत्तरी भाग, गंगा का मैदान में यूपी बिहार, और उत्तर पूर्वी भारत अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तर पूर्वी भारत में जितना है, अरुणाचल, ये असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, सब है ना, मेघालय है, तो ये सबको उत्तर पूर्वी भारत, ये भी उत्तर पूर्वी भारत में, लेकिन इसको छोड़ के जितना 7 गो स्टेट है उत्तर पूर्वी भारत, ये सबको क्या इंडिकेट किया गया, सी डब्ल्यू जी, सी बड़की, डब्ल्यू बड़की और जी छोटा। अरुणाचल प्रदेश को स्पेशल बड़की डी, बड़की एफ और सी से इंडिकेट किया गया है। क्लियर हो गया। अब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे, उत्तराखंड यहाँ पे, ये तीनों को ई से इंडिकेट किया गया। किससे? ई से किया गया। अब BSHW क्या है ये सब हम लिखा देते हैं पहले एटलस में, ये जरूर याद रखेंगे। बीपीएससी पिछले बार ये से पूछे था, बिहार किस जलवायु प्रदेश में है? CW जी, पिछले बार पूछ चुका है 68 में क्वेश्चन। क्या है? बड़ा बड़ा डी छोटा एफ। ठीक है मास्टर हो तुम। बड़ा डी छोटा, छोटी एफ कहाँ पे? CW छोटा डब्ल्यू है। चलो ठीक है, सुधार कर लो। CW जी, और बताओ कहाँ गलती हुआ? यहाँ पे, यहाँ पे। चलो ठीक है मास्टर है तुम लोग। BSHW कहाँ पे? यहाँ पे। AW छोटा है। चलो ठीक है। कहाँ पे? कहाँ पे? M और W दोनों छोटा है। ठीक है। B क्या है? और छोटा W। E वहाँ ठीक है, बड़ा अब कहीं नहीं है चेंज। चलो ठीक है, तो बड़ा और छोटा जरूर देख लेंगे आप। गोवा दक्षिणी पश्चिमी तट हो गया, A बड़ा, M छोटा और W भी छोटा। ठीक उसी तरह तमिलनाडु में A बड़ा ही, S बड़ा ही है ना, देख लो S छोटा है, S छोटा, तो इसे काट देते हैं, S छोटा। ठीक है। अब ये पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान उत्तरी MP, गंगा के मैदान में यूपी और बिहार है, उत्तर पूर्वी भारत CWG। ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में E। अरुणाचल प्रदेश में बड़की D, बड़ा एफ और छोटा एफ, सॉरी हाँ छोटा एफ C। अब इधर पे आ जाओ, गुजरात, राजस्थान, पंजाब BSHW। और प्रायद्वीपीय पठारी कर्क वृत्त के नीचे जो है प्रायद्वीपीय पठारी MP भी इसमें आ सकता है, यानी MP का दक्षिणी भाग, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग अगर पूछेगा तो ये W में आएगा, यानी कर्क वृत्त के नीचे प्रायद्वीपीय पठारी MP का ही क्षेत्र, MP का दक्षिणी भाग है ये। ठीक है, मध्य प्रदेश को। ठीक है, चलो लिखो। कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु का प्रदेश नक्शा में देख लिया, मानचित्र में देख लिया ना, भारत का मानचित्र कहाँ क्या है, उसी को हम इसको एग्जाम के व्यू से लिख दिया। A छोटकी M छोटकी W, यहाँ ध्यान रखना, छोटकी बड़की का। A बड़ा A है, छोटी M और W, लघु शुष्क ऋतु इसको बोलते हैं, लघु शुष्क ऋतु। ये कौन क्षेत्र है? गोवा के दक्षिण में, भारत के पश्चिमी तरफ, नक्शा हम बता दिए थे। A छोटकी S, बड़ा है छोटकी S, शुष्क ऋतु तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट खरीदेगा तो गलत हो जाएगा। कोरोमंडल तट में 2 राज्य है, तमिलनाडु भी आता है और आंध्रा भी आता है।
तो यहाँ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट शुष्क ऋतु। क्लियर हो गया? यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। बड़ी छोटकी डब्लू उष्ण कटिबंधीय सवाना कर्क वृत्त के दक्षिण में बता ही दिए थे, प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिणी एमपी मुख्य रूप से। क्लियर हो गया? कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी एमपी हो गया, आपको छत्तीसगढ़ हो गया का पठार आपको, और तेलंगाना का पठार, ये सब जो है इसी के क्षेत्र में है। क्लियर हुआ? कर्क वृत्त के दक्षिण में दक्षिणी एमपी, छत्तीसगढ़ का पठार, तेलंगाना का पठार, ये सब बड़ी डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना। बड़ी बी, बड़ी एस, छोटकी एच, छोटकी डब्ल्यू अर्ध शुष्क स्टेपी। आप पूछेगा स्टेपी वन कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत में सवाना वन कहाँ पाया जाता है? ये क्षेत्र में। इसी से वनों निकाल लोगे, नहीं निकालोगे तो अर्ध शुष्क स्टेपी, बड़की बी, बड़की एस, छोटकी एच, ये वन है तो घास है, वनस्पति सब स्टेपी प्रकार के वनों होता है, घासों होता है, वनस्पतियों होता है। ठीक है? सवाना घास भी, वहाँ पे थोड़ा पेड़ हो गया तो वन भी। इसे मुख्य रूप से सवाना या स्टेपी घास के लिए, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें पेड़ वनस्पति टाइप, वनस्पति वाला वन, ना कि पेड़ वाला वन। वनस्पति और घास में थोड़ा सा अंतर है। तो सवाना प्रकार का घास तुम कह सकते हो भारत में, या स्टेपी जो तुम बोल रहे हो तो ये क्षेत्र में। और शुष्क स्टेपी कहाँ है? उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब। बड़की बी, बड़की डब्लू, छोटकी एच, छोटकी डब्लू गर्म मरुस्थल, राजस्थान का थार मरुस्थल। बड़की सी, छोटकी डी डब्लू और छोटकी जी यानी शुष्क ऋतु। यहाँ भी शुष्क ऋतु है, लेकिन ये है एएस, यहाँ शीत ऋतु। अच्छा ठीक है मास्टर है तो शुष्क शीत ऋतु। अब तुम लगता है झंझारपति वर्षा ध्यान नहीं बताए तो अब ध्यान नजर रख रही है नहीं। बड़की सी, छोटकी डब्लू जी शुष्क शीत ऋतु। पूर्वी राजस्थान, गंगा का मैदान में यूपी, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। अब बड़की डी, छोटकी ऐप है कि बड़की ऐप है? छोटकी ऐप। तो कैसे होगा छोटकी ऐप? ऐसे ये ना, बड़की डी, छोटकी ऐप और सी लघु ग्रीष्म तथा ठंडे आर्द्र शीत ऋतु। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ई ध्रुवीय प्रकार का जलवायु कहाँ पाया जाता है? और उत्तराखंड। ये आप याद रखेंगे, नक्शा में दर्शा लिए हैं, नक्शा को बार बार देखेंगे, मानचित्र को, एटलस को, और याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी का ये एकदम फेवरेट टॉपिक पूछता ही है। तो चलिए इसको लिखिए। भूमंडलीय तापमान का अर्थ क्या है बताओ, कौन बताएगा? भूमंडलीय तापमान हाँ बता। वायुमंडल में जितना भी गैस अभी प्रेजेंट है उस सबका जो बैलेंस सिस्टम है और वो बिगड़ता है तो इससे भूमंडलीय तापमान, मतलब भूमि के जो टेम्परेचर है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सर सूर्य से आने वाले प्रकाश को जब पृथ्वी द्वारा रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है तो हमारे वातावरण में रोक दिया। वो तो कारण है। बार बार हम पूछ रहे हैं भूमंडलीय तापमान किसको कहते हैं? तो कारण बता रहा हूँ कि इसके कारण ये होता है। पृथ्वी का तापमान का अधिक होना और उसके बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे, तो इसमें भूमंडलीय तापमान यानी पृथ्वी का भू मतलब
पृथ्वी। अब भू पे जो मंडल है, मंडल में क्या क्या? वायु है, गैस भी है ना, आर्द्रताएं है, वायुदाब है, ये सभी में के तापमान में क्या? वृद्धि। मंडलीय तापमान भू पर, भूमंडल में, ठीक है, वायुमंडल नहीं, भूमंडल। चलो अब आते हैं भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का कारण क्या है? जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इसका तापमान में वृद्धि क्या कारण है? प्राकृतिक कारक, जलवायु, ज्वालामुखी विस्फोट, सुंदर उदाहरण है, ठीक है, उससे भी हो रहा है। औद्योगिकरण, किसको कहते हैं औद्योगिकरण? बताओ औद्योगिकरण किसको कहते हैं? हाँ ठीक तो है। अरे उद्योग धंधा, अधिक मात्रा में उद्योग धंधा, औद्योगिकरण हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मानव जनित कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि हो रहा है। जीवाश्म ईंधन है, कोयला तोयला सब जला रहे हो, ठीक है, ये कारण है। अब वायुमंडल का गैसीय संरचना, गैस की मात्रा हम देखते हैं तो अधिक मात्रा में अभी जो है कौन पाया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में है, जो वायुमंडलीय तापमान के दृष्टिकोण से वायुमंडल के गैसीय संरचना में गैसों की मात्रा में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को हरित गृह गैस कहा जाता है। पूछेगा हरित गृह गैस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और अल्प मात्रा में पाया जाता है मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जिसको बोलते हैं, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। वायुमंडल में तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। अरे भाई, भूमंडलीय तापमान के लिए जो जिम्मेवार है, भूमंडलीय तापमान के लिए जो जिम्मेवार है वो कितना गैस है? 1 2 3 4 1 5। भूमंडलीय तापमान के लिए 5 गैस जिम्मेवार है, इसमें सबसे अधिक, और उसके बाद ये सब कम। अब क्लियर हुआ? तुम जो कह रहे हो वो भूमंडलीय नहीं, वो सीधा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? पूछेगा भूमंडलीय तापमान को वृद्धि करने में सबसे अधिक गैस कौन जिम्मेवार है? और ये सब कम है, मीथेन, CH4, गोबर गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत, फ्रिज घर में रखे हो, AC, ये सब इसका, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो ये सब जो 4 गैस है, ये क्या है? ये चारों गैस दीर्घ तरंगी विकिरण को ज्यादा अच्छी तरह से अवशोषण कौन करता है? सूर्य का जो दीर्घ तरंगी विकिरण है, सूर्य की किरणें का, उसका सबसे अच्छे तरीके से अवशोषण यही करता है चारों। हरित प्रभाव को बढ़ाने में कौन जिम्मेवार है? ये सब है। और हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का क्या हो रहा है? पूछेगा कि पृथ्वी का तापमान में वृद्धि हो रहा है, और गैस ऑप्शन, इसमें कोई गैस ऑप्शन दे दिया और ऑप्शन 1 हरित गृह प्रभाव भी दे दिया, तो क्या मारोगे? हरित गृह प्रभाव मारोगे। जब हरित गृह प्रभाव ऑप्शन में नहीं है तब तो ये मारोगे, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड से दी, ये सब भी दिया तो मार दोगे, इनमें सभी या एक से। क्लियर हो गया ना? यहाँ पे कंफ्यूजन तो हुआ? किस गैस को हरित गृह प्रभाव गैस कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। क्लियर हो गया यहाँ? चलो लिखो। भूमंडलीय तापमान में वृद्धि का इफेक्ट, प्रभाव, नकारात्मक ही प्रभाव होता है। प्रभाव यहाँ का अर्थ हुआ नकारात्मक, ऐसा नहीं कि भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होगा तो सकारात्मक प्रभाव होगा। गोरा आदमी काला हो जाएगा तो सकारात्मक है नकारात्मक है? नकारात्मक है। अब कुछ दिन ऐसा होगा कि हम लोग भी अफ्रीका वाला जैसे देखते हो, दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका, केनिया, कैसे कैसे लोग रहते हैं, सब ग्लेजिंग खत्म हो जाएगा, क्रीम, ध्यान रखना। हाँ, सब एक जैसा रहता है। ठीक उसी प्रकार होगा। भूमंडलीय तापमान में इतना वृद्धि हो रहा है, देखिए जनसंख्या में, परितंत्र में परिवर्तन होगा। परितंत्र मतलब चाहे वो
मनुष्य से संबंधित परितंत्र हो चाहे अन्य जीव जंतु पादप सब परितंत्र में आ जाएगा। जीव जंतु पादप जगत, पादप जगत जीव जंतु जगत दोनों परितंत्र में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब जहाँ पे इंसान रह रहा है हो सकता है वहाँ पे पानी ही पानी, हो सकता है कि इंसान सब डूब डाल तो मर जाएगा छटपटा के। ये तो हम लोग बचाएंगे। इसका बचाने के कारण है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं घर में, पॉलीथीन को एतर ततर ना फेंके जैसे चाय पिया, यानी अपने सामने ही कचरा, भले वो समझ रहा है कि हम साफ में रह रहे लेकिन अपने सामने कचरा घर में देखता होगा बैठा है, नहीं मैं उठ नहीं सकता, बाहर फेंक नहीं सकता एक जगह, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, तो तुम जिम्मेवार हो। इसके लिए हम लोग सभी इंसान जिम्मेवार हैं। भूमंडलीय तापमान वृद्धि का प्रभाव 2100 ईस्वी में क्या होगा? अभी कौन सा सदी चल रहा है? 20वीं या 21वीं ही चल रहा है। इसी में 21वीं सदी, जब 2020 हो तो समझना 21वीं सदी, जब 21 आ जाएगा, 21-1, 21-2, 21-3, तब समझना 22वीं। ठीक है, जैसे मान लिया तो 1998 था, 1999 था, तो 1999 तक 20वीं शताब्दी हो गया। जो ही 2000 में इन किए 21वीं, और जब 22वीं शताब्दी रहेगा तो हम लोग क्या रहेंगे नहीं इस धरती पे? कौन उम्मीद कर रही हो रहेगी? चरिया है ही नहीं। चलो, क्योंकि उसको मारना पसंद नहीं है, जीना पसंद है। 2100 ईस्वी में भूमंडलीय तापमान में कितना वृद्धि होगा? इसको प्रभाव को बढ़िया से समझ लोगे और रिवीजन कर लोगे। पूछेगा 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इसी के लिए ये 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि ना हो, पूरी दुनिया लगातार बैठक कर रहा है। अमेरिका, भारत जलवायु परिवर्तन पर बैठक, तो समझना वो बैठक किस लिए कर रहा है कि भाई जो 21वीं सदी में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि होगा तो पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी, कुछ किया जाए। तो अमेरिका विकसित देश, विकासशील देश सब लोग बैठता है, तो उसमें कहता है अमेरिका की तुम कम करो भारत को, विकासशील देश को। तो विकासशील देश कहता है, इसमें भारत इसका नेतृत्व कर रहा है विकासशील देशों का, कि भाई हम कम इतना क्यों करें? आपने उद्योग धंधा कोयला पे जला के विकसित कर लिए, उद्योग धंधा लगा लिए, और जिम्मेवार आप और हम कटौती हम करेंगे लेकिन आपके अनुपात में कम करेंगे। इसी में बात नहीं बन रहा है, और इसी ही बात नहीं बन रहा है, लगातार क्या होगा? बैठक रहा। शॉर्ट में समझ में आया? जलवायु परिवर्तन का जो बैठक होता है लगातार बाली में हुआ था ना, ये मुद्दा है, मेन मुद्दा कि इसको कम कैसे किया जाए। तो इसको कम करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करना होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे कम होगा? जब आप उद्योग धंधा में कमी लाएंगे तभी ना, और आप सोलर परियोजना को बढ़ावा देंगे सोलर से। तो अमेरिका विकसित देश जितना है, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है, ये सब कहता है कि भाई विकासशील देश को क्या आप इतना कम कर दीजिए आधार वर्ष के आधार पर 2005 का। तो बात कहता है हम कम क्यों करें? हम थोड़े जिम्मेवार हैं, गलतियां किए हैं आप, भुगते हम। मतलब आपने कोयला जला के विकास कर लिया अपने देश को, और आपने पूरी दुनिया में वैश्विक तापमान में बढ़ा दिया, और आप हमको कर रहे हैं, हम लोगों को, हम लोग भी करेंगे लेकिन आपके अनुपात से कम करेंगे। आप कम करें, आप कार्बन को बेचें, तो वो सब जब हम पढ़ाएंगे ये पर्यावरण, तब वो डिटेल से, वो ऐसा बड़ा टॉपिक है, उसको 4-5 दिन लगेगा समझाने, हम समझा देंगे, टेंशन मत लो। यहाँ इतने समझो, भूमंडलीय तापमान में कितना वृद्धि होगा? संभावना है, ये संभावना है, हो गया नहीं, हो जाएगी, ये ऑप्शन में देख लेना। तो इसका क्या होगा प्रभाव? तो हिमानियों और समुद्री बर्फ, हिमानियों मतलब हिमालय पर्वत क्षेत्र जो बर्फ है, और समुद्र में जो बर्फ है वो पिघल जाएगा, और समुद्र तल क्या हो जाएगा? ऊंचा हो जाएगा। और यह अनुमान लगाया है वैज्ञानिक कि 21वीं शताब्दी के अंत तक 48 सेंटीमीटर, डिग्री नहीं, 48 सेंटीमीटर समुद्र ऊंचा हो जाएगा। 48 सेंटीमीटर मायने रखता है, और 48 सेंटीमीटर समुद्र ऊंचा हो जाएगा तो प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। आप देखते होंगे कि समुद्र ऊंचा हो रहा है, इसीलिए आप देखते होंगे मुंबई डूब रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि मुंबई
विलुप्त हो जाएगा। क्लियर है ना? ये पर अब आप जलवायु में परिवर्तन होगा, जलवायु के दशा में परिवर्तन मतलब तापमान और वर्षा में परिवर्तन। बताए थे जलवायु का अर्थ होता है तापमान और वर्षा, उसमें परिवर्तन होगा। तो उसमें परिवर्तन होगा तो कौन बीमारी बढ़ेगा? मलेरिया। याद रखना, मलेरिया बीमारी बढ़ जाएगी। और वर्तमान जलवायु सीमा क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। वर्तमान जलवायु सीमा बदल जाएगा मतलब जहाँ जल भाग है हो सकता है वहाँ स्थल हो जाएगा, जहाँ स्थल है वहाँ जल हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? यही हुआ कि कुछ भाग अधिक जल शक्ति, जैसे मुंबई डूब जाएगा, समुद्र के किनारे जितना भाग डूब जाएगा, और कुछ भाग क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। कृषि का प्रतिरूप बदलेगा, यानी उपजाऊ भूमि क्या हो जाएगा? ऊसर हो जाएगा या अनुपजाऊ हो जाएगा, या कृषि योग्य नहीं रहेगा, जले हो जाएगा। तो कृषि होगा? नहीं होगा। मतलब कृषि उत्पादकता में क्या हो जाएगा? गिरावट। और जनसंख्या परितंत्र में क्या हो जाएगा? परिवर्तन होगा। जहाँ इंसान रह रहा है या जहाँ जंगल झाड़ी है वो हो सकता है पानी में बदल जाए। मुंबई जब पानी में बदल जाएगा, वहाँ जल हो जाएगा, तो जो इंसान रह रहा है, इंसान वहाँ रह रहा है मतलब क्या है? जनसंख्या एवं उसके परितंत्र, वो क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है कितना न गर्मी होगा तो फिर हम लोग क्या हो जाएंगे? घोड़ा जो रूप है वो तालाब में बदल जाएंगे। खूब क्रीम लगाते रहेगा, यार लगती जो भी हो फिर भी कोई उपाय नहीं है। तो आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग तो गुजर जाएंगे तब तक। तो जनसंख्या एवं परितंत्र में परिवर्तन होगा। तो ये था भूमंडलीय तापमान का पीटी के दृष्टिकोण से भी, और यह टॉपिक है मेंस के दृष्टिकोण से भी बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये प्रथम पेपर का खंड बी में संभावना इसको पूछने का, नहीं तो फिर सेकेंड पेपर जो जीएस है उसका साइंस टेक भाग में पूछता है। तो ये था भारत का जलवायु ऑल ओवर, और आज हमने जलवायु संपूर्ण क्या कर दिया? समाप्त। यानी आप राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। आज हमें मुक्ति मिला तुम लोगों को से जलवायु टॉपिक से, भारत के जलवायु। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसको एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेंगे। एनसीईआरटी आधारित ही हमने पढ़ाया है। एनसीईआरटी की जो चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, मैंने उसी को समझाने का प्रयास किया, देने का प्रयास किया। तो एक बार रीडिंग जरूर मार लेना है एनसीईआरटी किताब को, और उसके बाद फिर नोट्स को रिवीजन करेंगे, और उसके बाद प्रीवियस सर बनाएंगे तो बन जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में फिर हम एक नए टॉपिक लेकर आएंगे। हो सकता है मिट्टी लेकर आएँ या वन लेकर आएँ, कुछ भी, लेकिन अगले क्लास का इंतजार करेंगे। थैंक यू।